नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले यदि हमारे अतिथि का परिचय मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुछ पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। चढ़तुंग शैल शिखरों पर, चढ़तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयों के सदृश जियो रे। आज की हमारी अतिथि हैं अवनी लेखरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2012 में एक कार एक्सीडेंट में घायल होने वाली अवनी जब जिंदगी से हताश हो चुकी थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में इस तरह से चोट लगी थी कि अब वो कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। तब उनके पापा ने इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी उन्हें लाके दी और बुक पढ़ने के बाद वो इस खेल के लिए प्रेरित हुई। उन्होंने शूटिंग और आर्चरी दोनों ट्राई किया और उन्हें शूटिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फिर तो जी जान से वो इस तैयारी में जुट गईं। 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने की तैयारी में, और वो ही उनका सपना बन गया। अवनी लेखरा एक 19 वर्षीय युवती किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वो प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने देश का, शहर का, पूरी दुनिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और 2021 जापान पैरा ओलंपिक्स में एक गोल्ड यानी कि एक स्वर्ण पदक और एक ब्रॉन्ज यानी कि एक कांस्य पदक शूटिंग प्रतियोगिताओं में जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। अवनी, सब तरफ आपकी बात है और हम इसको बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि आप जैसी बेटी इस देश की धरती पर जन्म लेती है। इससे पहले कि हम आपके शूटिंग के सिलसिले में बात करें, ये बताइए कि अवनी बड़ा सुंदर नाम है और अनसुना नाम है। इस नाम का क्या मतलब है और ये किसने रखा था? ये नेम मेरे पेरेंट्स ने ही रखा था और इसका मतलब होता है अर्थ, मतलब धरती। बहुत सटीक नाम है। आप धरती की, सच्ची देश की धरती पुत्री हैं जिसने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। आप मूल रूप से कहाँ से हैं और जयपुर शहर में कब से हैं? मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ था और मेरे फादर भी जयपुर से ही हैं और फिलहाल मैं जयपुर में जगतपुरा में रह रही हूँ। अच्छा, तो मूल रूप से आप जयपुर की ही निवासी हैं। अब ये बताइए कि पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल से एक साथ जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप पहली भारतीय हैं जिन्हें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया के लिए 2 मेडल जीत पाई, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इंडिया का नेशनल एंथम वहाँ पे बज रहा था, इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा था, और इससे ज़्यादा किसी भी एथलीट, किसी भी इंडियन के लिए कोई बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता लाइफ का। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही है। सुनकर यहाँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने जो हमारा नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो जब आपने वहाँ स्वयं इस को अनुभूत किया होगा, जब इसको महसूस किया होगा, तो हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी प्रसन्नता महसूस हुई होगी। अच्छा अवनी, ये बताइए कि ये निशानेबाजी का सिलसिला कैसे आरंभ हुआ? क्योंकि आमतौर पर निशानेबाजी एक ऐसा खेल माना जाता है जो सामान्य लोगों की पहुँच के बाहर है, एन एक्सपेंसिव गेम, जो कि एक थोड़ा सा महंगा खेल भी है। तो ये बताइए कि निशानेबाजी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करूं, और हमारे घर के पास में ही शूटिंग और आर्चरी रेंजेस है। तो मैंने आर्चरी भी ट्राई करी थी और मैंने शूटिंग भी ट्राई करी थी सेम डे में। इट वाज इन 2015, हमारी समर वेकेशंस चल रही थी। अच्छा। और मैंने जस्ट एज अ हॉबी जाके ट्राई किया। 2015 में जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपना करियर शुरू करने वाली अवनी लेखरा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया 2017 के वर्ल्ड कप में। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
फिर उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह 2 पैरालंपिक्स पदक जीतने वाली पहली महिला बनी अवनी लेखरा। स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मुझसे राइफ़ल भी नहीं उठ रही थी, बट मतलब मैंने राइफ़ल पिस्टल दोनों ट्राई करी और मुझे ज़्यादा कनेक्शन राइफ़ल के साथ ही फील हुआ उस टाइम पे भी। तो जब मैंने राइफ़ल उठाई और मैंने स्टार्टिंग में कुछ शॉट्स मारे तो वो सब जो ब्लैक सर्किल है उसके अंदर आए, तो फिर मैंने सोचा कि राइफ़ल से ही कंटिन्यू करते हैं। एंड उसी साल अगस्त में क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ तो हमारे केवी के रीजनल्स भी थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वो मेरा फर्स्ट एज अ कंपटीशन मैच था और उसमें मैंने एबल बॉडीड एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत हार्ड था मेरे लिए बिकॉज ना तो मेरी खुद की राइफ़ल थी ना इक्विपमेंट। उस टाइम पे पैरा शूटिंग का ऐसा कोई कोचेस भी नहीं होती थी, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो जो नॉर्मल एथलीट्स को जो कि खड़े होकर खेलते हैं उनको जिस टेक्निक्स के सिखाया जाता था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मुझे ट्राई करना पड़ा। एंड देन फिर उस रीजनल मैच में मेरा गोल्ड आया। तो देन फिर वहाँ से शुरुआत हुई, मतलब कंटिन्यूस मैचेस की। फिर मेरा स्टेट मैच था राजस्थान स्टेट का, उसमें भी गोल्ड था। देन केवी नेशनल्स में भी गोल्ड था। तो फिर ऐसे करते करते शूटिंग शुरू हुई। यानी कि अपनी गोल्ड मेडल तो आपके लिए आदत है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सुन रहे हैं दर्शकों, अवनी लेखरा 2015 जिस दिन से इन्होंने शूटिंग चालू की, बहुत कम उम्र में स्कूल जाने वाले एक विद्यार्थी की हैसियत से, तब से लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रही हैं। जब आप पैरा ओलंपिक जा रही थी शायद तभी हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि आप गोल्ड के बिना वापस नहीं आएंगे। अच्छा अवनी, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। परिवार में कौन कौन है, वो क्या करते हैं? मम्मी पापा हैं, वो दोनों राजस्थान के सिविल सर्विसेज में हैं, और जो मेरा एक छोटा भाई है वो अभी उसने अपनी अभी 12th स्टैंडर्ड में एजुकेशन कंप्लीट करी है। अब वो कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में कोई और भी हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता या भाई कोई? नहीं, मतलब मेरा भाई है जो पहले उसने आर्चरी शुरू करी थी, उसने भी रीजनल लेवल पे मेडल्स जीते हैं, बट अभी ही इज़ मोर इनटू स्टडीज़। और उनके अलावा ऐसा सच कोई नहीं है हमारी पूरी फैमिली में स्पोर्ट्स में। जी। बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्ड जीत कर आई है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऑब्वियसली उसका हार्ड वर्क दिखता है जितना वो कर रही थी उस टाइम, और काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो मैं भी चाहूँगा अगर किसी फील्ड में जाऊँ तो उसके जितना हार्ड वर्क करूँ। ये और बड़ी बात हो जाती है, आपने पूरी तरीके से अपनी इच्छा शक्ति और अपने दम पर इस खेल में मुकाम बनाया है। एक ऐसा खेल जो कि सामान्य तौर पर सामान्य आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। और आप सुन रहे हैं दर्शकों, अवनी जी ने बताया है कि जो कोचेज़ हैं वो भी बड़ी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, और पहले शुरुआत के कुछ टूर्नामेंट्स में तो इनके पास अपनी बंदूक भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, यदि आदमी ठान ले तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और अवनी लेखरा उसका जीता जागता उदाहरण है। अच्छा अवनी, ये बताइए कि आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, अपने भाई के बारे में बताया, वो पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रही हैं शूटिंग के अलावा इस समय? क्या आप कॉलेज में हैं और कर रही कॉलेज में हैं तो किस विषय को परस्यू कर रही हैं? मैं अभी BA LLB 5 ईयर लॉ कोर्स कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज से, और मैं अभी 2nd ईयर 4th सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लॉ का विचार किस तरीके से आया? आप तो बहुत कम उम्र से शूटिंग करने लगी थी, फिर कानून की पढ़ाई कैसे? मुझे हमेशा से ही लॉ एंड जस्टिस इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और इवन बिफोर शूटिंग मैं उस टाइम पे जज बनना चाहती थी। अच्छा। बट धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शूटिंग के साथ मैनेज नहीं होगा। बट देन मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, उन्होंने कहा कि आई कैन डू बोथ, आई कैन ट्राई। एंड फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गया सिलेक्शन। एंड अभी भी बैलेंसिंग बोथ माई स्टडीज़ एंड शूटिंग टुगेदर। बहुत बढ़िया। पढ़ाई के साथ साथ ओलंपिक स्तर की एक खिलाड़ी, आप ऐसे मौके बिरले ही आते हैं, बहुत कम आते हैं। अवनी, ये ओलंपिक का मेडल जीतने के
अलावा जो शूटिंग का आपका पिछले 5-7 बरस का सफ़र रहा, आप इतने समय तक प्रैक्टिस करती रहीं, थोड़ा सा ये बताइए कि इसके बाद ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया मेडल के अलावा? मतलब मेडल तो खैर बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन क्या शूटिंग से अलावा इसके आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया? हाँ जी, बिल्कुल। शूटिंग से पहले मतलब मुझे इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं रहता था और मतलब आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत कम बात करना एंड ऑल। बट जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, मैं इतने सारे लोगों से मिली, इंटरनेशनल एक्सपोजर हुए और इतने सारे कंपटीशन, जब आप वो प्रेशर वाली सिचुएशन हैंडल करते हो एंड देन फिर आप अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो एट सच ग्लोबल स्टेज, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर भी कि यू नो जब कि मेरी वजह से अगर मतलब इंडिया के लिए मैं मेडल जीत पा रही हूँ, तो उससे जो कॉन्फिडेंस मुझे आया, जो सेल्फ बिलीव आया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंड आफ्टर विनिंग द गोल्ड, इट इज़ लाइक हर एथलीट का ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को वो पैरालंपिक स्टेज पे, बिकॉज इट इज़ लाइक द हाईएस्ट मोस्ट स्टेज जिस पे वो रिप्रेजेंट करे। और मैं रिप्रेजेंट के साथ साथ मुझे मौका मिला कि मैं एक नहीं 2 मेडल जीत पाऊँ अपनी कंट्री के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। अपनी हमारे सामने आपके दोनों मेडल्स रखे हैं और एक बंदूक भी रखी है। ये मेडल्स के बारे में तो आपने बताया, बंदूक के बारे में थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, वो जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। तो पैरालंपिक गेम्स में मैंने 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 10 मीटर डिस्टेंस के इवेंट्स थे और 2 50 मीटर के थे। जो मेरा पहला मैच था और जो मेरा मेन इवेंट था वो था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, और ये उसी की राइफ़ल है और उसी इवेंट की यही राइफ़ल मैंने यूज़ करी थी मेरे मैच में। द नेम ऑफ दिस राइफ़ल इज़ वॉल्थर मोनोटेक, और ये बाहर से मतलब जर्मनी से हमने ऑर्डर करी थी एंड क्या गोल्ड आपने इसी से जीता? हाँ जी जी। दर्शकों देखिए, यही वो राइफल है जिसकी सहायता से जिसको निशानेबाजी में प्रयोग करके अवनी लेखरा ने हमारे देश का नाम बढ़ाया और ओलंपिक का प्रथम महिला गोल्ड जीता। अवनी, ये बताइए कि हर स्तर पर खिलाड़ी को वैसे भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है। आप बहुत कम उम्र से शूटिंग कर रही हैं। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर्स बहुत होते हैं, बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। तो ये बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाधिक प्रभावित किससे हैं? आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है और कैसे? जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी तब मैंने अभिनव बिंद्रा सर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी एंड एट दैट टाइम ही वाज इंडियाज़ ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, और मुझे उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। एंड उसके बाद से मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है थ्रू आउट, मेरे मम्मी पापा ने, तो आई थिंक उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। बहुत खुशी महसूस हो रही है और एक गर्व की फीलिंग भी आ रही है बीइंग ए मदर की। मतलब हर माँ का ये सपना होता है कि उसका मतलब उसका बेटा या बेटी किसी एक मुकाम पर अपने जीवन में कोई एक मुकाम हासिल करे। तो इतनी कम उम्र में अपनी बच्ची की सफलता को देखकर मुझे बहुत ही गर्व की फीलिंग आ रही है और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं अवनी के साथ बीइंग एस्कॉर्ट इसके हर मैच में और हर इसकी जो भी आज तक की जो जर्नी रही है शूटिंग से रिलेटेड, उसमें मैं इसके साथ रही हूँ। तो इसके हर उतार चढ़ाव को मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है और इसके खेल को भी बहुत नज़दीक से देखा है। तो जो भी तैयारियां इसकी पैरालंपिक्स की चल रही थी, उनमें भी मैं बराबर इसके साथ पार्टिसिपेट रहा है मेरा भी। तो तैयारियों को देखकर मुझे ये उम्मीद तो थी कि इसका कहीं ना कहीं ज़रूर मेडल आएगा। अवनी का जब हम देखते हैं पूरा ये 5 साल का शूटिंग कैरियर देखते हैं, तो इसमें अवनी ने 4 मेडल इंटरनेशनल 4 मेडल जो जीते हैं, उसमें 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इसका रहा है। तो गोल्ड की भूख तो इसको शुरू से ही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। तो इसने अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखी हुई थी। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में था कि मुझे पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। तो उसके लिए इसने पूरी मतलब लास्ट में जब हम देखते हैं कि पैरालंपिक से पहले जब इनका कैंप लगा था 2 महीने का, उसमें ये फुली फोकस्ड होकर, पूरा डिटरमाइंड होकर और डेडिकेटली बहुत हार्ड वर्कर होकर इसने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की। तो उस तैयारी को देखकर मुझे भी बाद में लगा कि ये ज़रूर गोल्ड मेडल लेने में सक्सेस होगी।
देखिए, जब बच्चा आपका खुद का बच्चा जब वो किसी खास इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो बीइंग ए मदर आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं उस टाइम पे, और वही नर्वसनेस मेरे अंदर भी थी। और जैसे जैसे इसने जब इसका फाइनल मैच हो रहा था तो शॉट बाय शॉट जैसे जैसे ये ऊपर आती गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और जैसे ही इसने गोल्ड मेडल जीता तो खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू थे, और मतलब बस मैं रोए जा रही थी, और एक गर्व की वो फीलिंग आ रही थी कि बच्ची ने वो काम किया देश के लिए जो वो करना चाहती थी। अवनी लेखरा का एक सामान्य दिन कैसा होता है? उसमें शूटिंग कितनी देर होती है, पढ़ाई कितनी देर होती है, बाकी चीज़ें कितनी देर होती हैं? पैरालंपिक से पहले जब हमारा कैंप लग रहा था तो उस टाइम पे सिर्फ शूटिंग ही हो रही थी, तो मैं आपको उसका बताती हूँ। हम लोगों का कैंप दिल्ली में था और हम लोगों को रोज़ सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था। सुबह उठ के फिर हमारा थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइजेज, देन योगा, प्राणायाम, ये सब रहता था, और उसके बाद में हम आते थे, हम रेडी होते थे और 7:30 हम लोग रेंज पे पहुंच जाते थे। देन 7:30 से हमारा 12 तक हमारी शूटिंग की प्रैक्टिस रहती थी। देन वापस आके लंच करना, एंड देन उसके बाद में थोड़ा रेस्ट, और हमारे 2:30-3 बजे हमारी वापस सेकंड सेशन शुरू हो जाता था शूटिंग का, और वो चलता था 4:30 बजे तक। और फिर हम आके थोड़ा रेस्ट करके, कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा लेट प्रैक्टिस हो रही है तो हम डायरेक्ट ही जिम चले जाते थे, क्योंकि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो फिर हम लोग वहाँ से फ्री होते थे 6 बजे, कभी 6:30। तो कोई भी मतलब कोई भी एथलीट को सक्सेसफुल बनने के लिए आई थिंक उसे 4 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए, देन मेंटली, एंड देन टेक्निकली, एंड देन टैक्टिकली। तो आपको इन 4 चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अपनी फिजिकल के लिए तो आपने कहा आप जिम वगैरह जाती थी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, एकाग्रता के लिए, क्योंकि शूटिंग तो पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर करने वाली गतिविधि है, तो आप मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या करती हैं? हम लोग रोज़ योगा प्राणायाम करते थे, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। एंड देन उसके बाद में मेरा स्पेशली मेंटल ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइजेस थी, कुछ इमेजरी एक्सरसाइजेस थी जिसको मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी। इनफैक्ट कभी ऐसा टाइम हुआ था कि जब मैं शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी, तभी भी मैं 1 घंटा 2 घंटा अगर मेंटली एक्सरसाइज करती थी तो मतलब काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट्स आए उससे भी। अच्छा, अपनी ये बताइए कि जब आप अभ्यास नहीं कर रही होती हैं, जब आप सामान्य रजीम में नहीं होती, तो आप क्या कर रही होती हैं? जब मैं यूजुअली तो ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम होता है जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि इतना हमारा शेड्यूल इतना पैक्ड रहता है। अभी नेक्स्ट ईयर भी हमारे बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स हैं, बट अगर नहीं होता तो मैं कॉलेज जा रही होती हूँ, या फिर अभी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं हमारे। और मेरे साथ तो हमेशा से यही रहा है कि एक कंपटीशन ख़त्म होता है, आते ही फिर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो उनकी तैयारी करो, तो उसी में टाइम चला जाता है। तो ये का तारतम्य कैसे बैठाती हैं? आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है? जब आप कह रही हैं कि आपके कंपटीशन के बाद परीक्षा और परीक्षा के बाद फिर कंपटीशन, तो आप पढ़ाई में किस तरीके का परफॉर्म कर पाती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि कंपटीशन टाइम में या ऐसे जब भी मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं पढूँ, और ये हमेशा से ही ऐसा रहा है मेरे साथ। इनफैक्ट जब मैंने पैरालंपिक के लिए कोटा जीता था, तभी उसके आने के 1 वीक के अंदर अंदर मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, और उसमें मुझे शायद 1 रात पहले ही पढ़ने का मौका मिला होगा हर एग्ज़ाम्स के बीच में। तो उसमें मेरे 86% आए थे 12th में। तो ये तब से ही मुझे आदत हो चुकी है अब ऐसे करने की। एंड इनफैक्ट शूटिंग ने मुझे मतलब शूटिंग की वजह से नाउ मैं पढ़ाई पे मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ चुका है थोड़ा, और फोकस भी मैं इजीली कर पाती हूँ। तो शूटिंग के दौरान की जाने वाली गतिविधियां, जैसे आपने कहा योग और ध्यान वगैरह, उससे आपकी ग्रास्प करने की जो क्षमता है, चीज़ों को समझने पकड़ने की क्षमता है, वो भी बढ़ गई है। ईश्वर के अपने तरीके हैं हम सबकी सहायता करने के। अच्छा, अपनी जब आपको समय मिलता है तो आपकी पसंद की गतिविधियां क्या क्या हैं? आप क्या करना पसंद करती हैं?
जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे यूजुअली। तो या तो वो मेरे घर पर आते हैं एंड देन हम लोग साथ में कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखते हैं, नहीं तो हम बाहर जाते हैं। मैं 8th क्लास से ही हम दोनों मतलब फ्रेंड्स हैं और मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी उसका ये मेडल लेकर आ गई। और इट्स वाज वेरी गुड मोमेंट। जब मैं उसका मैच देख रही थी, मैं मेरे फ्रेंड के साथ थी, तो हमने लाइक उसका 7th रैंक आई थी उसमें, फिर उसका स्कोर में गोल्ड मेडल आया, उसने वो पोजीशन होल्ड करके रखी और एंड तक फिर मेडल के साथ ही लाइक उसने गेम एंड किया। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। अपनी ओलंपिक पदक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक से ऊंचा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप ऑलरेडी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? तो अभी जैसे जो भी पैरालंपिक गेम्स में मुझे जो भी सीखने को मिला है और जो भी गलतियां हैं उन्हें इम्प्रूव करना है। और अगले साल हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि पेरिस 2024 के लिए जिनमें कोटा मिलेगा हमें, एंड देन एशियन पैरा गेम्स है, हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है पैरा शूटिंग की। तो उन्हीं सब के लिए अभी तैयारी शुरू करूँगी मैं, और बस मेरा यही गोल है कि उनमें भी मैं इंडिया के लिए और मेडल्स जीत पाऊँ। तो अब आपने पूरी तरीके से ठान लिया है कि शूटिंग सिर्फ और सिर्फ शूटिंग, और देश दुनिया में भारतवर्ष का नाम और आगे बढ़ाना है। हम आपके इस जज्बे की दाद देते हैं अपनी, और पूरे देश की शुभकामनाएं और पूरे देश का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई एक ऐसा सपना जो आप आज देखती हैं और जो आप पूरा करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी? अब मेरा यही ड्रीम है कि मैं मल्टीपल पैरालंपिक मेडलिस्ट बनूं, और मतलब नॉट इन वन पैरालंपिक गेम्स, मल्टीपल पैरालंपिक गेम्स में इंडिया के लिए मेडल जीतूं। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में खिलाड़ी का खेलने का एक सीमित समय होता है। शायद आप सारी ज़िंदगी खेल नहीं सकती, तो उसके बाद क्या आप इस खेल में किस तरीके से अपना योगदान देंगी? पैरा शूटिंग ऐसा गेम है जिसमें काफ़ी मतलब एज डजेंट मैटर। इनफैक्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एज डजेंट मैटर। और मुझे याद है जब मेरा पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच था, तब आई वाज जस्ट 15 या 16, और तब जो सबसे एजड एथलीट थी वो 50+ थी, और उस टाइम पे उन्होंने भी ऐसे अनाउंस किया था कि 3 जनरेशन्स खेल रही हैं ये फाइनल एक साथ। अच्छा। तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं जितना ज़्यादा और जितना मेरी फ़िज़िकल कंडीशंस अलाउ करेंगी उतना ज़्यादा इंडिया के लिए खेलूं। और उसके बाद में आई वुड लाइक कि मैं मतलब जो भी ऐसे व्हीलचेयर एथलीट्स हैं जो भी शूटिंग या कोई और स्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू ओपन एन अकेडमी काइंड ऑफ सॉर्ट, जिसमें वो लोग आएँ और हम लोग स्पेशली पैरा शूटिंग कोचेज़ रखें जिनसे जो हर एक की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्हें ट्रेन कर पाएँ। बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं इस कार्य के लिए भी आपके साथ हैं। आपका ये सपना पूरा हो और आप अपने ही जैसी आने वाली युवा पीढ़ी के रूप में एक देश के लिए नई निशानेबाजों की पौध तैयार करें। इसके लिए हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, अपनी ये बताइए कि ये मेडल्स आप किसको डेडिकेट करती हैं, किसको समर्पित करती हैं? ये मेडल मैं सारे भारतवासियों को डेडिकेट करना चाहूँगी, और वो लोग जो दोज हु डेयर टू ड्रीम और जो अपने ड्रीम को सच करने में पूरी मेहनत करते हैं, उन सबको ये मेडल डेडिकेट करना चाहूँगी। बहुत अच्छा। आपका ये उत्तर सुनकर मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों को जितनी प्रसन्नता इस समय हो रही होगी, शायद उतनी प्रसन्नता हमें तभी हुई थी जब आपने इस पदक को प्राप्त किया था। अपने जीवन से जो आपने देखा किया, उससे आप जो भी महसूस करती हैं, आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी एस्पायरिंग एथलीट्स हैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, और आप अपने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि क्या आउटकम आएगा, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ। बहुत बढ़िया। नपे तुल्य शब्दों में, कम शब्दों में अवनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जो सार है गीता का और बहुत सारे महान लोगों की वाणी का।
अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप यदि मेहनत करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। परिश्रम से संसार के सभी कार्य संभव होते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जहां हमने आपकी मुलाकात करवाई अवनी लेखरा, प्रथम भारतीय महिला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से। इस लंबी बातचीत के दौरान आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें सुनी, समझी और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि विजेता का, जीतने वाले का जज्बा कैसा होता है। आपकी सभी उपलब्धियों के लिए बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देश की तरफ से, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी सफलता के परचम लहराएंगे।